हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करने वाले ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम में स्टैटिक इन्वर्टर के बारे में। तो ये जो स्टैटिक इन्वर्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ऑक्सिलरी पावर सिस्टम में। ऑक्सिलरी पावर सिस्टम में हमने बात किया था हमें क्या क्या मिलता है। स्टैटिक इन्वर्टर मिलता है, फिर उसके बाद बैटरी चार्जर हमें मिलता है, फिर उसके बाद बैटरी कंट्रोल बॉक्स मिलता है, बैटरी बॉक्स मिलता है और फिर उसके बाद हमें मिलता है शॉर्ट सप्लाई। तभी हमें बात करना है स्टैटिक इन्वर्टर के बारे में। यहाँ पर इसको हम लोग स्टैटिक इन्वर्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर अगेन हम लोग यहाँ पर देखें उसमें लगा होता है कन्वर्टर और इन्वर्टर। जो कन्वर्टर होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और जो इन्वर्टर होता है वो क्या करता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर स्टैटिक डिवाइस लगे होते हैं जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा होता है। तो ये रीज़न की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इन्वर्टर। तो जो स्टैटिक इन्वर्टर है ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और ये हमें कहाँ पर दिखाई देता है, ट्रेन के अंडर फ्रेम में दिखाई देता है। अगर हम लोग देखें जो स्टैटिक इन्वर्टर होता है हमें ट्रेन के अंडर फ्रेम में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये है स्टैटिक इन्वर्टर, यहाँ पर ये SIB बॉक्स जिसे बेसिकली बोला जाता है स्टैटिक इन्वर्टर बॉक्स, जो कि हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो स्टैटिक इन्वर्टर में अगर हम लोग देखें एक बार और देख लेते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें SIB बॉक्स दिखाई देता है, ट्रेन के अंडर फ्रेम में लगा होता है। अभी यहाँ पर ये जो स्टैटिक इन्वर्टर होता है इसमें हमें अलग अलग मॉड्यूल्स मिलते हैं, अलग अलग यूनिट्स मिलती है, उसी के बारे में हमें बात करना है, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में। तो कौन कौन सी यूनिट मिलती है, हमें सबसे पहला शॉर्ट सप्लाई यूनिट मिलती है। अभी जो शॉर्ट सप्लाई यूनिट होती है क्या होती है, ये बेसिकली एक्सटर्नल सप्लाई होती है और ये जो एक्सटर्नल सप्लाई होती है ये हम लोग ट्रेन को प्रोवाइड करते हैं। क्यों हम लोग ट्रेन को प्रोवाइड करते हैं, जब हमारी ट्रेन वर्कशॉप में होती है और ऐसे केस में जब OHE अवेलेबल ना हो तो ऐसे केस में ट्रेन को अगर हमें पावर करना होता है तो ऐसे केस में हम लोग यूज़ करते हैं शॉर्ट सप्लाई। मतलब मान लेते हैं हमारी ट्रेन जो है वर्कशॉप में और वर्कशॉप में हम लोग ट्रेन में जो VAC पैनल है उसको हम लोग कुछ मेंटेनेंस कर रहे हैं और मेंटेनेंस होने के बाद जो VAC पैनल है उसे हमें चेक करना हो, एयर कंडीशनिंग की कूलिंग अगर हमें चेक करना हो तो ऐसे केस में जो बैटरी है वो तो हमें DC पावर दे रही है बट हमें 3 फेस में पावर चाहिए। तो 3 फेस में पावर हमें कहाँ से मिलेंगी, शॉर्ट सप्लाई यूनिट से मिलेंगी। 3 फेस में पावर क्यों चाहिए, क्योंकि जो VAC पैनल होता है उसे 3 फेस सप्लाई लगती है, 3 फेस 415 वोल्ट सप्लाई। तो 3 फेस 415 वोल्ट सप्लाई किसके थ्रू मिलेंगी, शॉर्ट सप्लाई यूनिट के थ्रू मिलेंगी। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है शॉर्ट सप्लाई यूनिट। फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया इनपुट सर्किट स्टेज बात करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये एयर इनटेक फिल्टर होता है, एक तरीके से फिल्ट्रेशन का काम करता है। यहाँ पर ये लगा होता है DC टू AC कन्वर्टर यूनिट। अब ये DC टू AC कन्वर्टर यूनिट AC टू DC कन्वर्टर यूनिट, AC टू DC कन्वर्टर यूनिट। अभी जो AC टू DC कन्वर्टर यूनिट होता है ये क्या करता है, AC करंट को किस में कन्वर्ट करता है, DC करंट में कन्वर्ट करता है। हम लोग सबसे पहले स्टैटिक इन्वर्टर में बात करेंगे कन्वर्टर और इन्वर्टर के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग बाकी के यूनिट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये वाली जो यूनिट है इसको हम लोग बोलते हैं A गेट यूनिट AA3S। तो यहाँ पर ये जो कन्वर्टर होता है, जब भी हम लोग ट्रेन में कन्वर्टर इन्वर्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो जो कन्वर्टर होगा AC को DC में कन्वर्ट करेगा, एज अ रेक्टिफायर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। और जो इन्वर्टर होता है वो क्या करता है, DC को AC में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले AC टू DC कन्वर्टर यूनिट के बारे में। फिर अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेम फिगर हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे हमने बात किया था यहाँ पर हमें कन्वर्टर यूनिट मिल रही है AC टू DC कन्वर्टर यूनिट। और SIB को अगर हम लोग उस तरफ से अगर हम लोग देखें अपोजिट साइड से देखें तो हमें कुछ इस तरीके से फिगर दिखाई देंगी। तो यहाँ पर ये हमें इन्वर्टर मॉड्यूल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये बैटरी चार्जर मॉड्यूल दिखाई दे रहा है। इन्वर्टर मॉड्यूल क्या करेगा, जो इन्वर्टर मॉड्यूल है DC को AC में कन्वर्ट करेगा, राइट। जो कन्वर्टर यूनिट होता है वो AC को DC में कन्वर्ट करता है और ये जो DC होता है ये इन्वर्टर यूनिट में जाता है। और ये जो इन्वर्टर यूनिट होता है क्या करता है, DC को AC में कन्वर्ट करता है 3 फेस 415 वोल्ट AC में। अभी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है बैटरी चार्जर मॉड्यूल है, इसके थ्रू क्या होगा, ट्रेन की जो बैटरी है वो चार्ज होगी। यहाँ पर ये एयर फिल्टर इनलेट होता है, एयर फिल्टर इनलेट जिसके थ्रू जो एयर है उसका फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पर ये आउटपुट कंपार्टमेंट होता है और अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें शॉर्ट सप्लाई यूनिट दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये वाली जो यूनिट है ये है शॉर्ट सप्लाई यूनिट, शॉर्ट सप्लाई यूनिट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कन्वर्टर के बारे में, फिर बाकी के हम लोग पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो कन्वर्टर में सबसे पहले अगर हम लोग देखें हमें बात करना है कौन से कन्वर्टर के बारे में, हमें बात करना है AC टू DC कन्वर्टर के बारे में, जो कि क्या करेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट करेगा, डायरेक्ट करंट में बात कन्वर्ट करेगा। तो ये जो कन्वर्टर है जो कि क्या कर रहा है, AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये कन्वर्टर में क्या लगा है, IGBT रेक्टिफायर लगा है, राइट। तो ये जो कन्वर्टर है इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं 4 क्वाड्रेंट चॉपर, या फिर बोल सकते हैं IGBT रेक्टिफायर। ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो कन्वर्टर है इसमें बेसिकली 4 क्वाड्रेंट चॉपर लगा होता है, या फिर बोल सकते हैं IGBT रेक्टिफायर लगा होता है। सिंपल वर्ड में हम लोग बोलेंगे कि IGBT रेक्टिफायर होता है हमारे कन्वर्टर यूनिट में, जो कि क्या करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट करता है, DC में कन्वर्ट करता है।
दी 4 क्वाड्रेंट चॉपर, यहाँ पर ये 4, क्यू का मतलब क्वाड्रेंट, सी का मतलब चॉपर और IGBT रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ IGBT सेंसर्स एंड रेसिस्टर। मतलब जो AC टू DC कन्वर्टर है इसमें हमें क्या मिलता है, IGBT रेक्टिफायर मिलता है। मतलब रेक्टिफायर में हमें क्या मिलेगा, हमें बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइस मिलेगा, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है इसमें हमने क्या यूज़ किया, IGBT यूज़ किया, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। फिर उसके बाद सेंसर होता है, फिर उसके बाद क्या लगा होता है, रेसिस्टर होता है, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, IGBT कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफाइज द AC इनपुट गिविंग द स्टेप अप DC लिंक वोल्टेज एंड इम्प्रूव्ड पावर फैक्टर। आउटपुट वोल्टेज ऑफ DC रेक्टिफायर इज 720 वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमें मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है वो नोट करना है। अदरवाइज अगर हम लोग एक चीज़ को अगर हम लोग डिटेल में समझने लगे तो ट्रेन का जो SI भी है उसी को ही समझने के लिए हमें 1 साल चले जाएगा, राइट। ट्रेन के SI में कौन कौन से फॉल्ट होते हैं और वो फॉल्ट को हम लोग किस तरीके से करेक्ट करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, तो वो सब चीज़ें समझने में ही हमें आधे से ज़्यादा टाइम चले जाएगा। तो यहाँ पर हमें मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर फोकस करना है और किस तरीके से जो SI भी है वो कन्वर्टर के तौर पर काम करता है, इन्वर्टर के तौर पर काम करता है और किस तरीके से हम लोग पावर को सप्लाई करते हैं उसके बारे में हमें बात करना है। तो जैसे हमने बात किया यहाँ पर ये जो कन्वर्टर है, अब तक हमने ये डिस्कस किया कि जो कन्वर्टर है इसमें क्या लगा होता है, IGBT रेक्टिफायर लगा होता है। और ये जो IGBT जो रेक्टिफायर है इसका जो आउटपुट होता है ये हमें कितना मिलता है, 720 वोल्ट DC मिलता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, IGBT फंक्शन स्विचिंग ऑन एंड ऑफ स्टेट रिजल्ट इन कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, जो कन्वर्टर यूनिट है यहाँ पर, ये जो हमने जो कन्वर्टर यूनिट जो कंसिडर किया है AC टू DC कन्वर्टर यूनिट, इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें हमें IGBT मॉड्यूल्स मिलता है, सेंसर मिलता है, रेसिस्टर मिलता है। अब ये जो कन्वर्टर यूनिट होता है क्या करता है, कन्वर्जन करने का काम करता है। AC को किस में कन्वर्ट करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। और वो जो डायरेक्ट करंट है उसका जो आउटपुट है वो कितना है, वो है 720 वोल्ट DC। अब ये जो 720 वोल्ट जो DC होता है ये हम लोग किसको दे देते हैं, इन्वर्टर मॉड्यूल को दे देते हैं। किसको दे देते हैं, इन्वर्टर मॉड्यूल को दे देते हैं, राइट। किसको दे देते हैं, इन्वर्टर मॉड्यूल को। तभी बात करते हैं डायरेक्टली इन्वर्टर मॉड्यूल के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन्वर्टर मॉड्यूल के बारे में हमें बात करना है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो कन्वर्टर है कितना वोल्टेज बना रहा है, 720 वोल्ट DC वोल्टेज बना रहा है। अब ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ये जो कन्वर्टर है यहाँ पर, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ, तो जो कन्वर्टर है ये कितना DC वोल्ट बना रहा है, जो कन्वर्टर है 720 वोल्ट DC बना रहा है। अभी जो कन्वर्टर जो 720 वोल्ट जो DC जो बना रहा है इसको हम लोग किसको दे देते हैं, इसको हम लोग इन्वर्टर मॉड्यूल को दे देते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें बात करना है इन्वर्टर मॉड्यूल के बारे में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन्वर्टर मॉड्यूल, यहाँ पर इन्वर्टर मॉड्यूल क्या करेगा, इन्वर्टर बेसिकली DC को 3 फेज AC में कन्वर्ट करेगा। ये हमें नहीं कंसिडर करना है AC DC आउटपुट स्टेज, यहाँ पर सिंपली हमें कंसिडर करना है इन्वर्टर मॉड्यूल। तो जो इन्वर्टर मॉड्यूल है ये कितना रिसीव करेगा, 720 वोल्ट DC रिसीव करेगा फ्रॉम 4 क्वाड्रेंट कन्वर्टर, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बिहाइंड द रेक्टिफायर आउटपुट 720 वोल्ट DC और 3 फेज पल्स विद मॉड्यूलेटेड कंट्रोल IGBT इन्वर्टर कन्वर्ट DC वोल्टेज इनटू रेगुलेटेड 415 वोल्ट RMS वोल्टेज 50 हर्ट्ज ऑल्टरनेटिव आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ से हमने ये समझा कि जो कन्वर्टर का जो आउटपुट वोल्टेज है 720 वोल्ट DC, ये कहाँ पर जाता है, इन्वर्टर में जाता है। अभी जो इन्वर्टर होता है 720 वोल्ट DC को किस में कन्वर्ट करता है, 415 वोल्ट RMS वोल्टेज में, AC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, राइट। इतना समझ में आया। जो इन्वर्टर होता है बेसिकली 720 वोल्ट DC को किस में कन्वर्ट कर रहा है, 3 फेज 415 वोल्ट AC में कन्वर्ट कर रहा है। फ्रॉम द इन्वर्टर मॉड्यूल 415 वोल्ट 3 फेज वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आर प्रोड्यूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें समझना होगा कि जो इन्वर्टर मॉड्यूल है इसके थ्रू हमें 3 फेज 415 वोल्ट वोल्टेज तो मिल रहा है, बट ये जो 3 फेज 415 वोल्ट जो वोल्टेज ये कैसा होता है, वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाला होता है। The switching operation of DC to AC in the inverter module is done by IGBT insulated gate bipolar transistor। अगेन जैसे कि हमने बात किया, जो कन्वर्टर और जो इन्वर्टर है इसमें क्या लगा है, इसमें IGBT डिवाइस लगा है। IGBT डिवाइस हमने क्यों लगा के रखा है, ये जो IGBT डिवाइस है ये एक तरीके से पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि क्या करता है, स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और ये स्विचिंग ऑपरेशन की ही वजह से हमें क्या मिलता है, AC टू DC आउटपुट, DC टू AC आउटपुट हमें मिलता है। तो अब तक के हमें क्या याद रखना है, जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर फिगर को अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है यह है कन्वर्टर मॉड्यूल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यह है कन्वर्टर मॉड्यूल जो कि क्या करता है, कन्वर्टर मॉड्यूल AC टू DC को AC को किस में कन्वर्ट करता है, DC में कन्वर्ट करने का काम करता है। अभी यहाँ पर ये जो कन्वर्टर मॉड्यूल है इसमें क्या लगा होता है, इसमें बेसिकली IGBT रेक्टिफायर लगा होता है। IGBT एक तरीके का स्विचिंग डिवाइस है जो कि क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है। और ये कन्वर्टर यूनिट में हमें साथ ही साथ रेसिस्टेंस भी मिलता है और सेंसर्स भी मिलता है जिसका कुछ एक पर्टिकुलर काम होता है।
जिसके वजह से पूरी सर्किटरी काम करती है। अब ये जो कन्वर्टर यूनिट है इसका जो आउटपुट होता है ये 720 वोल्ट डीसी होता है। अब ये जो 720 वोल्ट जो डीसी होता है ये हम लोग किसको फैट कर देते हैं, ये हम लोग फैट कर देते हैं इन्वर्टर मॉड्यूल को। अभी जो इन्वर्टर मॉड्यूल होता है क्या करता है, जो 720 वोल्ट जो डीसी है इसको किस में कन्वर्ट करता है, 415 वोल्ट आरएमएस 415 वोल्ट 3 फेज़ एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अब ये जो 415 वोल्ट 3 फेज़ जो एसी वोल्टेज होता है ये बेसिकली वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाला होता है। अब ये जो वेरिएबल वोल्टेज और जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाला जो 3 फेज़ जो एसी वोल्टेज है जो कि इन्वर्टर यूनिट हमें बना के दे रहा है, इसको हम लोग कहाँ पर फैट कर देते हैं, इसको हम लोग बेसिकली वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली बस में फैट कर देते हैं, जिसके साथ ट्रेन के सारे एसी पैनल्स कनेक्टेड होते हैं। तो इतना हमें समझ में आ गया, 2 यूनिट के बारे में हमें समझ में आ गया, कन्वर्टर यूनिट के बारे में, इन्वर्टर यूनिट के बारे में। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें और बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं ये स्टैटिक इन्वर्टर में, राइट, जो कि यहाँ पर मेंशन है। ये बैटरी चार्जर मॉड्यूल के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। जो बैटरी चार्जर मॉड्यूल होता है कहाँ पर लगा होता है, स्टैटिक इन्वर्टर में ही लगा होता है। जैसे कि मैंने क्या बोला था, जो स्टैटिक इन्वर्टर होता है ये अकेला डीसी वोल्टेज नहीं बनाता। जो स्टैटिक इन्वर्टर जो होता है SIV जो होता है, SIV स्टैटिक इन्वर्टर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग इसको इन्वर्टर ही क्यों बोल रहे हैं, कन्वर्टर क्यों नहीं बोल सकते। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों का मतलब एक ही है। इन्वर्ट करना, कन्वर्ट करना, दोनों का मतलब एक ही है, राइट। तो इन्वर्टर बोले या फिर कन्वर्टर बोले, अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली चेंज ही कर रहे हैं AC to DC, DC to AC। तो यही रीज़न की वजह से इसको हमने इन्वर्टर नाम दे दिया है, राइट। तो हमें ये ऐसा ही स्टैटिक इन्वर्टर में 2 चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। कन्वर्टर के बारे में पता होना चाहिए, जैसे हमने बात किया इसका आउटपुट 720 वोल्ट डीसी होता है, और इन्वर्टर के बारे में पता होना चाहिए 3 फेज़ 415 वोल्ट आरएमएस वोल्टेज बनाता है, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाला, जिसको हम लोग फैट कर देते हैं वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली बस पे। और तो जैसे कि हमने बात किया था यहाँ पर, ये हमने कंसिडर किया ये बैटरी चार्जर मॉड्यूल के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, SIV में होता है। अभी जो बैटरी चार्जर जो मॉड्यूल होता है, ये बैटरी चार्जर मॉड्यूल क्या करता है, बेसिकली बैटरी को चार्ज करने का काम करता है, और बैटरी को चार्ज करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो बैटरी होती है वो हमें 110 वोल्ट DC देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो SIV है स्टैटिक इन्वर्टर, यहाँ पर हमने देख लिया कि जो स्टैटिक इन्वर्टर है किस तरीके से 110 वोल्ट DC बनाता है, फिर उसके बाद किस तरीके से 3 फेज़ 415 वोल्ट AC बनाता है। अभी हमें आगे बात करना है सिंगल फेस 240 वोल्ट AC सप्लाई हमें कैसा मिलती है, राइट। तो यहाँ पर ये जो स्टैटिक इन्वर्टर है 110 वोल्ट DC कैसा बना रहा है, क्या ये खुद स्टैटिक इन्वर्टर ही बना रहा है 110 वोल्ट DC? स्टैटिक इन्वर्टर खुद 110 वोल्ट DC नहीं बनाता। जो स्टैटिक इन्वर्टर होता है इसमें बैटरी चार्जर मॉड्यूल लगा होता है। जो बैटरी चार्जर मॉड्यूल होता है ये क्या करता है, बैटरी को चार्ज करने का काम करता है, और बैटरी से ही हमें 110 वोल्ट DC मिलती है। तो अल्टीमेटली हमें जो DC सप्लाई जो मिल रही है 110 वोल्ट DC, ये हमें SIV से नहीं मिल रही है, हमें बेसिकली बैटरी बॉक्स से ही। तो जैसे हमने बात किया जो DC सप्लाई वो अल्टीमेटली हमें किससे मिल रही है, बैटरी बॉक्स से ही मिल रही है। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जैसे हमने बात किया यहाँ पर ये जो कन्वर्टर है ये क्या कर रहा है, AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है। अभी यहाँ पर ये जो कन्वर्टर है, कन्वर्टर 720 वोल्ट DC हमें जनरेट करके दे रहा है, और उसको हम लोग फैट कर रहे हैं इन्वर्टर में। अब ये कन्वर्टर के इनपुट में कितना आ रहा है, कन्वर्टर के इनपुट में जो वोल्टेज होता है वो 400 वोल्ट से 406 वोल्ट, 400 वोल्ट से 406 वोल्ट AC वोल्टेज आता है। तो जो कन्वर्टर यूनिट होता है इसका जो इनपुट होता है, इसमें जो वोल्टेज होता है AC वोल्टेज 400 से 406 वोल्ट AC इनपुट वोल्टेज होता है, और ये DC में कन्वर्ट करता है AC वोल्टेज को। 400 वोल्ट AC वोल्टेज होता है और उसको DC में कन्वर्ट करने का काम करता है कन्वर्टर यूनिट, जो कि होता है 720 वोल्ट DC, और उसको हम लोग इन्वर्टर में फैट कर देते हैं। अभी जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर किस तरीके से 3 फेज़ 415 वोल्ट AC बनता है, ये हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरीके से 110 वोल्ट DC वोल्टेज बनता है। फिर उसके बाद अभी हमें बात करना है किस तरीके से सिंगल फेज़ 240 वोल्ट AC वोल्टेज बनता है। अभी सिंगल फेज़ 240 वोल्ट AC वोल्टेज ये बेसिकली बनता है 3 फेज़ 415 वोल्ट AC वोल्टेज से ही। और ये कहाँ पर बनता है, ये बेसिकली बनता है बैटरी चार्जर के थ्रू। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है, जस्ट होल्ड ऑन। तो जो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर 240 वोल्ट AC सिंगल फेज़ 50 हर्ट्ज़ वाया बैटरी चार्जर। तो यहाँ पर ये जो 3 फेज़ 415 वोल्ट जो AC वोल्टेज जो बन रहा है, दी 415 वोल्ट AC 3 फेज़ 50 हर्ट्ज़ सप्लाई, ये बेसिकली स्टेप डाउन होता है एक ट्रांसफार्मर के थ्रू, जो कि होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बेसिकली बैटरी चार्जर में ही लगा होता है। और कितने में स्टेप डाउन होता है 3 फेज़ 415 वोल्ट AC वोल्टेज, ये होता है 240 वोल्ट AC वोल्टेज में
सिंगल फेज आउटपुट टू प्रोवाइड पावर टू फॉलोइंग ऑक्सिलरी लोड, जैसे कि सॉकेट सप्लाई हो गया, सीईसी पैनल हो गया, एसईसी पैनल हो गया, राइट। सीईसी पैनल, एसईसी पैनल ये कैबिनेट पैनल होते हैं जहाँ पर हम लोग रिलेज और कॉन्टेक्टर को लगा के रखते हैं फॉर कंट्रोलिंग दी पेंटोग्राफ और फॉर कंट्रोलिंग दी वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। आगे हम लोग बात करेंगे जो वीएसी सिस्टम होता है, इसके दो ऑपरेटिंग मोड होते हैं। सेंट्रल कंट्रोल मोड होता है, लोकल कंट्रोल मोड होता है। सेंट्रल कंट्रोल मोड में हम लोग जो वीएसी पैनल होता है उसको हम लोग बेसिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं, किसके थ्रू? TCMS के थ्रू। और लोकल कंट्रोल मोड में हम लोग क्या करते हैं? लोकल कंट्रोल मोड में हम लोग जो पैनल होता है, क्यूबिकल पैनल होता है, उसके थ्रू हम लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं, लोकल कंट्रोल मोड के थ्रू। तो यहाँ पर वो पैनल का ही नाम लिखा है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो इतना हमें समझ में आया कि जो सिंगल फेस 240 वोल्ट जो AC जो वोल्टेज होता है हमें किसके थ्रू मिलता है? बैटरी चार्जर के थ्रू मिलता है। बैटरी चार्जर में ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो ट्रांसफार्मर क्या करता है? जो 415 वोल्ट AC 3 फेस वोल्टेज होता है उसे किस में कन्वर्ट कर देता है? 240 वोल्ट सिंगल फेस AC वोल्टेज में। और वो 240 वोल्ट सिंगल फेस AC वोल्टेज हम लोग सॉकेट सप्लाई में दे देते, कंट्रोल इलेक्ट्रिकल क्यूबिकल में हम लोग दे देते, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमने बात किया किस तरीके से जो SIB होता है वो तीनों वोल्टेजेस को बनाने का काम करता है। SIB अलोन नहीं बनाता तीनों वोल्टेजेस, 110 वोल्ट DC, फिर उसके बाद अपना 3 फेस 415 वोल्ट AC, और उसके बाद सिंगल फेस 240 वोल्ट AC। अभी SIB में अगर हम लोग देखें और बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते तो उसके भी बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हमने कन्वर्टर इन्वर्टर के बारे में बात कर लिया, अभी बात कर लेते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो DC जो सप्लाई है, DC सप्लाई कितनी है? 110 वोल्ट DC। ऐसे बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं हमारी ट्रेन में जिसे 110 वोल्ट DC की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। जैसे कि अगर हम लोग देखें ट्रेन में जो स्पीकर लगा होता है, सलून स्पीकर जिसे बोलते हैं, तो सलून स्पीकर उसे 110 वोल्ट DC की रिक्वायरमेंट नहीं है, कम वोल्टेज चाहिए होता है, जैसे कि 24 वोल्ट DC हो गया, राइट। LEDs होती है, जो LEDs होती है उसे भी बेसिकली अगर हम लोग देखें उसे भी 110 वोल्ट DC की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसे भी 24 वोल्ट DC हो गया, 15 वोल्ट DC हो गया, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ हमने और एक नोट किया कि जो ट्रेन में जो 110 वोल्ट जो DC जो आ रही है उसे भी हमें क्या करना होता है? स्टेप डाउन करना होता है। तो DC को स्टेप डाउन करने के लिए हमारे पास एक कन्वर्टर लगा होता है जिसे बोला जाता है DC to DC कन्वर्टर, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो DC to DC कन्वर्टर होता है, जो ट्रेन की जो बैटरी है 110 वोल्ट DC उसे 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है, और 110 वोल्ट DC को 15 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर ये जो 24 वोल्ट जो DC जो DC है, इसकी जो रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि 24 वोल्ट के जो DC लोड जो लगे होते हैं उसे हमें क्या करना होता है? पावर प्रोवाइड करना होता है। 24 वोल्ट के DC लोड क्या है? जैसे कि DC फैन हो गया, मेंटेनेंस LED हो गई, राइट। तो ये सारे के सारे है क्या? ये है DC लोड जो कि 24 वोल्ट DC पे काम करते हैं। तो इनको बेसिकली DC सप्लाई प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? DC to DC कन्वर्टर प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें अभी 15 वोल्ट DC हमें किसको देना होता है? गेट ड्राइव यूनिट होती है, उसे हमें बेसिकली 15 वोल्ट DC देना होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 15 वोल्ट DC कन्वर्टर सप्लाइज टू 15 वोल्ट लोड गेट ड्राइव यूनिट सेंसर्स। तो जो गेट ड्राइव यूनिट सेंसर है, यहाँ पर एक जो गेट ड्राइव यूनिट सेंसर से हमने क्या समझा? गेट ड्राइव यूनिट सबसे पहला होती क्या है? हमें पता होना चाहिए कि जो कन्वर्टर इन्वर्टर यूनिट होता है उसमें हम लोग स्टैटिक सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज़ करते हैं जो कि हाई पावर पे चलता है, सिंपल वर्ड में IGBT यूज़ करते हैं। तो जो IGBT होता है इसे हमें कंट्रोल करना होता है, इसकी कंट्रोलिंग होती है बेसिकली गेट टर्मिनल के थ्रू, राइट। इसकी जो कंट्रोलिंग होती है गेट टर्मिनल के थ्रू होती है। तो जो गेट टर्मिनल है इसे कंट्रोल करने के लिए, गेट को ड्राइव करने के लिए हमारे पास एक यूनिट होती है गेट ड्राइव यूनिट। तो एक गेट ड्राइव यूनिट को हम लोग बेसिकली 15 वोल्ट DC वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो गेट ड्राइव यूनिट है इसे 15 वोल्ट DC चाहिए होता है, राइट। और यहाँ पर ये जो DC फैन मेंटेनेंस LED इसे 24 वोल्ट DC सप्लाई चाहिए होती है। तो 15 वोल्ट DC और 24 वोल्ट DC को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग DC to DC कन्वर्टर लगा देते हैं जो कि क्या करता है? 110 वोल्ट DC को 24 और 15 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें देयर फंक्शन इज टू स्टेप डाउन 110 वोल्ट DC सप्लाई। जैसे हमने बात किया DC to DC कन्वर्टर, इसका काम क्या होता है? 110 वोल्ट DC सप्लाई को लो DC सप्लाई में कन्वर्ट करने का टू फिट दी स्मॉल कैपेसिटी कंपोनेंट एज देयर वर्किंग रेंज इज लो, जैसे कि हमने बात किया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात किया, कन्वर्टर इन्वर्टर, और तीसरा हमने बात किया DC to DC कन्वर्टर के बारे में। अभी हम लोग बात कर लेते हैं न्यूट्रल इंडिकेटर के बारे में, न्यूट्रल इंडक्टर के बारे में, न्यूट्रल इंडक्टर। तो जो न्यूट्रल इंडक्टर होता है, न्यूट्रल इंडक्टर इज लोकेटेड आफ्टर फैन कंपार्टमेंट विथ 3 फेस कैपेसिटर। इट इज़ यूज टू लिमिट एंड अरेस्ट द लोड करंट ऑन न्यूट्रल सर्किट ऑफ APS यूनिट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें न्यूट्रल सर्किट कौन? एक ऐसी सर्किट होती है जिसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होता,
हमने बात किया था कि जो न्यूट्रल सेक्शन होता है ये एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है, मैकेनिकली कनेक्टेड होता है और ट्रेन अपने खुद के मोमेंटम से न्यूट्रल सेक्शन में चलती है। तो ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है। इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एपीएस होता है इसमें भी सर्किट होती है, एपीएस यूनिट में सर्किट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल सर्किट। अभी जो न्यूट्रल सर्किट है इसमें हम लोग नहीं चाहते कि करंट का फ्लो हो। अगर करंट का फ्लो होगा न्यूट्रल सर्किट में तो ये अनडिज़ायरेबल होगा। तो न्यूट्रल सर्किट में करंट के फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए हमने एक इंडक्टर लगा के रखा है जो कि है न्यूट्रल इंडक्टर। तो न्यूट्रल इंडक्टर ये कहाँ पर लगा होता है? आफ्टर फैन कंपार्टमेंट विथ 3 फेज कैपेसिटर। कंपार्टमेंट होता है जिसे फैन कंपार्टमेंट बोला जाता है। और ये जो न्यूट्रल इंडक्टर होता है बेसिकली जैसे कि हमने बात किया, जो न्यूट्रल इंडक्टर होता है 3 फेज कैपेसिटर के साथ लगा होता है। तो फैन कंपार्टमेंट हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है? जस्ट होल्ड ऑन, हम लोग फिगर में आइडेंटिफाई करते हैं। फ़ैन कंपार्टमेंट अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया यहाँ पर ये एयर इनलेट फिल्टर, यहाँ पर इधर ही कहीं फ़ैन कंपार्टमेंट होता है, राइट। तो जो फ़ैन कंपार्टमेंट होता है फ़ैन कंपार्टमेंट की तरफ लगा होता है। तो इतना इतना याद रखना है कि जो न्यूट्रल इंडक्टर होता है कहाँ पर लगा होता है? फ़ैन कंपार्टमेंट के तरफ लगा होता है, राइट। जैसे कि हमने बात किया फ़ैन कंपार्टमेंट की तरफ लगा होता है 3 फेज कैपेसिटर के साथ। और जो न्यूट्रल इंडक्टर होता है क्या करता है? जो लोड करंट है उसे न्यूट्रल सर्किट में प्रिवेंट है, उसे न्यूट्रल सर्किट में जाने नहीं देता ईपीएस के, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखिए ये सब है क्या, ये सब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये सब है क्या? ये सब बेसिकली कंपोनेंट है हमारे एपीएस के। जो एपीएस में मतलब एसआईवी के स्टैटिक इन्वर्टर में जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो स्टैटिक इन्वर्टर में अगर हम लोग देखें हमें क्या क्या मिला, सबसे पहले हमें कन्वर्टर मॉड्यूल मिला, इन्वर्टर मॉड्यूल मिला, डीसी टू डीसी कन्वर्टर मिला। तो इसी रीज़न की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इन्वर्टर। यहाँ पर ये न्यूट्रल इंडक्टर के बारे में बात किया, अभी बात करते हैं हम लोग 3 फेज कैपेसिटर के बारे में। अभी जो 3 फेज कैपेसिटर होता है इसका क्या काम होता है? इट इज़ यूज टू डंप आउट हार्मोनिक फ्रॉम 3 फेज आउटपुट ऑफ एपीएस इन्वर्टर मॉड्यूल। अभी यहाँ पर ये जो एपीएस मतलब ये जो एसआईवी में जो इन्वर्टर मॉड्यूल है इसमें जो 3 फेज आउटपुट होता है, या फिर सिंपल वर्ड में जो इन्वर्टर का जो 3 फेज 415 वोल्ट एसी सप्लाई हमें जो मिल रही है, इसमें क्या होती है? इसमें बेसिकली हार्मोनिक होती है। तो जो हार्मोनिक होती है इसे हमें क्या करना होता है? इसे हमें एलिमिनेट करना होता है। तो हार्मोनिक को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या लगा के रखा है? 3 फेज कैपेसिटर। This filter is used for the harmonic reduction and intent to provide the purified AC supply to auxiliary load। जैसे कि हमने बात किया ये जो 3 फेज कैपेसिटर ये क्या करेगा? जो हार्मोनिक है उसे रिड्यूस करने का काम करेगा, हार्मोनिक को एलिमिनेट करने का काम करेगा। अब ये जो हार्मोनिक होती है कहाँ पर प्रेजेंट होती है? जो इन्वर्टर का जो 3 फेज 415 वोल्ट आउटपुट है वहाँ पर हार्मोनिक प्रेजेंट होती है। तो उसे एलिमिनेट करने का काम ये 3 फेज कैपेसिटर का काम होता है, जिसके वजह से हमें जो इन्वर्टर मॉड्यूल के आउटपुट से जो 3 फेज 415 वोल्ट एसी जो मिलती है वो हमें एकदम प्योर एसी मिलती है। और वो प्योर एसी को हम लोग 3 फेज लोड में फेड कर देते हैं। और वो हार्मोनिक को एलिमिनेट करने का काम कौन करेगा? 3 फेज कैपेसिटर। सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि जो न्यूट्रल इंडक्टर होता है, जो न्यूट्रल सर्किट होती है उसमें करंट के फ्लो को नहीं होने देता। 3 फेज कैपेसिटर जो हार्मोनिक होती है उसे एलिमिनेट करने का काम करता है, रिड्यूस करने का काम करता है इन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज से। इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज मतलब 3 फेज 415 वोल्ट एसी वोल्टेज। तो अभी डिस्कस करेंगे बैटरी चार्जर ट्रांसफार्मर के बारे में। जैसे कि हमने बात किया अभी ये बैटरी चार्जर ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है। जो बैटरी चार्जर ट्रांसफार्मर होता है इसका 2 काम होता है हमारी ट्रेन में। सबसे पहला जो बैटरी चार्जर ट्रांसफार्मर होता है ये एसआईवी में लगा होता है जैसे हमें पता है। और ये जो बैटरी चार्जर ट्रांसफार्मर होता है ये क्या करता है? सबसे पहला गैल्वेनिक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है किसके बीच में? बैटरी चार्जर इनपुट के बीच में और बैटरी सिस्टम के बीच में और बैटरी चार्जर इनपुट के बीच में। सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं जो बैटरी सिस्टम हो गई, बैटरी सिस्टम में क्या हो गया? बैटरी कंट्रोल बॉक्स हो गया, फिर उसके बाद ट्रेन की बैटरीज आ गई, तो ये बैटरी सिस्टम हो गया। और फिर उसके बाद बैटरी चार्जर सिस्टम हो गया। दोनों के बीच में गैल्वेनिक आइसोलेशन प्रोवाइड करने का काम करता है बैटरी चार्जर ट्रांसफार्मर। साथ ही साथ जो बैटरी चार्जर ट्रांसफार्मर है ये बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है तो इससे फ़ायदा क्या होता है? ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो कि क्या करता है? 3 फेज 415 वोल्ट एसी को किस में कन्वर्ट करता है? सिंगल फेज 240 वोल्ट एसी में। और ये सिंगल फेज 240 वोल्ट एसी हम लोग क्या कर देते हैं? आगे सप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हमने बात किया था सिंगल फेज 240 वोल्ट एसी की हमें रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग कहाँ पर देते हैं? सॉकेट सप्लाई में देते हैं, कंट्रोल इक्विपमेंट क्यूबिकल में दे देते हैं, पैनल्स में दे देते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें बेसिकली सिंगल फेज 240 वोल्ट एसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये किसके थ्रू होता है? बैटरी चार्जर के थ्रू होता है, बैटरी चार्जर। तो बैटरी चार्जर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसे बेसिकली बैटरी चार्जर ट्रांसफार्मर बोला जाता है। तो जो बैटरी चार्जर ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो कि क्या करता है? स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को 240 वोल्ट सिंगल फेज एसी में, जिसको हम लोग आगे 240 वोल्ट के जो एसी लोड होते हैं वहाँ पर हम लोग सप्लाई कर देते हैं। साथ ही साथ जो बैटरी चार्जर ट्रांसफार्मर होता है गैल्वेनिक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है किसके बीच में? बैटरी सिस्टम के बीच में, बैटरी सिस्टम और बैटरी चार्जर सिस्टम के बीच में, राइट। तो यहाँ पर हमने बैटरी चार्जर ट्रांसफार्मर के बारे में बात किया।
फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, अभी बात करते हैं 3 फेज़ इंडक्टर के बारे में। अब ये 3 फेज़ इंडक्टर कहाँ पर लगा होता है? इट इज़ लोकेटेड नियर बैटरी चार्जर ट्रांसफार्मर। जो 3 फेज़ इंडक्टर होता है बेसिकली बैटरी चार्जर ट्रांसफार्मर के बाजू लगा होता है। इंडक्टर जो होता है ये क्या करता है? बेसिकली जो सर्जेस होती है उसे बेसिकली एलिमिनेट करने का काम करता है। ये जो सर्जेस होगी वो कहाँ पर जनरेट होगी? जो एपीएस का जो आउटपुट करंट होगा वहाँ पर। इंडक्टर इज़ यूज टू एलिमिनेट द सर्जेस प्रोड्यूस इन द आउटपुट करंट ऑफ एपीएस यूनिट। जो एपीएस यूनिट के जो आउटपुट एपीएस का जो आउटपुट करंट होगा वहाँ पर जो सर्ज जो जनरेट होगी उसे एलिमिनेट करने का काम करता है 3 फेज़ इंडक्टर। Due to disturbed load of APS APS output deload, current will always subjected to the load surges. So in order to arrest this, inductor filter is used in the output circuit. तो यहाँ से हमने क्या समझा? जो APS होता है इस पे जो लोड होता है वो क्या कर रहा होता है? वेरी कर रहा होता है। APS पे लोड वेरी कर रहा होता है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि हमें पता है डिग्रेडेड मोड में एक जो APS होगा वो क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा, राइट। तो एक जो APS होगा वो क्या हो जाएगा? काम नहीं करेगा। तो जब एक APS काम नहीं करेगा तो बाकी के जो 2 APS हो गए उस पर सडन चेंज इन लोड आ जाएगा, राइट। उस पर बाकी के 2 APS पे जो लोड है उसका सडन इंक्रीमेंट आ जाएगा। बाकी के जो APS है उस पर जो लोड हो गए वो इंक्रीज़ कर जाएंगे। लोड अगर अचानक से इंक्रीज़ कर जाएंगे तो ऐसे केस में जो करंट होगा वो भी अचानक से इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्ज करंट। तो जो सर्ज करंट है इसे एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या लगा के रखा है? 3 फेज़ इंडक्टर लगा के रखा है। अभी जो 3 फेज़ इंडक्टर होता है बेसिकली बैटरी चार्जर ट्रांसफार्मर के बाजू ही लगा होता है। तो 3 फेज़ इंडक्टर के बारे में हमने बात किया। फिर बात करते हैं अभी हम लोग 3 फेज़ इंडक्टर हमने बात कर लिया। अभी बात करते हैं हम लोग ए गेट यूनिट AA 3S। ए गेट यूनिट को यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ए गेट यूनिट का मतलब क्या होता है? ए गेट ऑक्सिलरी यूनिट, राइट, जिसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ए गेट यूनिट, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस जेनेरिक एल्स्टॉम ट्रैक्शन इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एल्स्टॉम बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और यहाँ पर हम लोग जो 8 कार की जो ट्रेन जो कंसिडर कर रहे हैं ये बेसिकली एल्स्टॉम के ही थ्रू मतलब बनाई गई है। तो इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर ये एल्स्टॉम टर्म आया, राइट। तो AGATE ये है क्या? ए गेट है क्या? एडवांस जेनेरिक एल्स्टॉम ट्रैक्शन इलेक्ट्रॉनिक, राइट। तो एडवांस जेनरिक एल्स्टॉम ट्रैक्शन इलेक्ट्रॉनिक ये बेसिकली 110 वोल्ट डीसी कंट्रोल सप्लाई पर काम करती है, राइट। यहाँ पर ये जो हमने जो ए गेट यूनिट जो कंसिडर किया ये बेसिकली ब्रेन है किसका? ऑक्सिलरी पावर सिस्टम का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ए गेट यूनिट है, जैसे कि हमने बात किया था, जो BECU है ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, इसका जो ब्रेन है वो क्या है? ESR है, राइट। जैसे कि हमने बात किया था ESR है सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। और प्रोग्रामिंग करने के बाद जो प्रोजेक्ट रिलेटेड जो डेटाज होते हैं उसमें हम लोग फीड हो जाता है। प्रोग्रामिंग करने के बाद जो प्रोजेक्ट रिलेटेड डेटास जो होता है वो फीड हो जाता है ESR में, और हमारी जो ट्रेन है वो काम करने लगती है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है। तो ये जो ए गेट है ये है क्या? बेसिकली ब्रेन है किसका? APS का, राइट। तो ए गेट कंट्रोल कॉन्टैक्टर रेसिस्टर एंड प्रोवाइड कमांड देयर ऑपरेशन, राइट। तो जो ए गेट होता है ये क्या करता है? बेसिकली इसका काम क्या होता है? जो कॉन्टैक्टर्स होते हैं, जो रेसिस्टर्स होते हैं, उसे कंट्रोल करने का काम करता है। कॉन्टैक्टर जो हो गया, रेसिस्टर हो गया, इसका जो ऑपरेशन होता है उसे कंट्रोल करने का काम करता है। कॉन्टैक्टर को, रेसिस्टर को कमांड देने का काम करता है ए गेट यूनिट। इट स्टोर लॉग्स एंड इवन डेटा ऑफ APS एंड फर्दर कैन डाउनलोड थ्रू इथरनेट पोर्ट। तो जैसे कि हमने बात किया ये जो APS में जो डेटाज जो होते हैं ये भी बेसिकली ए गेट यूनिट में स्टोर होता है, और वो जो डेटाज होते हैं उसको हम लोग फर्दर डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू इथरनेट पोर्ट, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, इट सेंड एंड रिसीव स्टेटस सिग्नल्स ऑफ सेंसर्स। जैसे हमने बात किया जो ए गेट जो यूनिट है ये क्या है? ये बेसिकली ब्रेन है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं बेसिकली सेंट्रल कंट्रोल यूनिट है किसका? APS का। सेंट्रल कंट्रोल यूनिट है APS का। इसका मतलब जो APS के रिलेटेड जितने भी जो डेटास का जो मॉनिटरिंग होगी, जितना भी जो डेटास का जो ट्रांसफ़र होगा, जितना भी जो सिग्नल है उसका जो स्टेटस होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये ए गेट यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? ए गेट यूनिट करेगा। सिमिलरली जो ए गेट यूनिट है TCMS के साथ भी कम्युनिकेट करेगा, राइट। तो जो ए गेट यूनिट होता है ये है क्या? ये एक ऐसा यूनिट होता है जिसके पास APS से रिलेटेड जितनी भी जो मतलब जो काम होता है APS के रिलेटेड जितना जो ऑपरेशंस हो गया और जितना मतलब जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है APS में, उसका सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? ए गेट के हाथ में होता है, ए गेट यूनिट के हाथ में होता है, राइट। तो इट सेंड एंड रिसीव स्टेटस सिग्नल ऑफ सेंसर्स, राइट।
तो जो स्टेटस सिग्नल्स होते हैं सेंसर्स के, उसको सेंड करने का काम, रिसीव करने का काम भी किसके हाथ में होता है? ए गेट यूनिट के हाथ में होता है। अब ये जो ए गेट यूनिट होता है किसके साथ कम्युनिकेट करता है? TCMS के साथ कम्युनिकेट करता है, ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम सच एस APS वर्किंग स्टेटस, फॉल्ट स्टेटस, राइट। तो यहाँ से हमने क्या समझा, मान लेते जो APS है उसमें एक फॉल्ट आ गया, तो ये हमें कैसा पता चलेगा? TCMS के थ्रू पता चलेगा। अब ये TCMS को कौन बताने का काम करेगा? ए गेट यूनिट काम करेगा, राइट। तो जो ए गेट यूनिट होता है ये बेसिकली TCMS के साथ कम्युनिकेट करने का भी काम करता है, जिसके वजह से होता है कि TCMS में जो APS का जो स्टेटस होता है वो हमें पता चलता है, जैसे कि TCMS काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, TCMS में जो APS है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, APS में किसी तरीके का फॉल्ट आया है या नहीं आया है, ये हमें पता चलता है TCMS में। तो यहाँ से हमने क्या समझा, जो ए गेट यूनिट है सबसे पहला इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस जेनरिक एल्स्ट्रॉम ट्रैक्शन इलेक्ट्रॉनिक 110 वोल्ट DC कंट्रोल सप्लाई पर काम करता है, और ये बेसिकली ब्रेन होता है APS यूनिट का। APS यूनिट में जितने भी जो कॉन्टैक्टर होते हैं, रेसिस्टर्स होते हैं, सारे कॉन्टैक्टर रेसिस्टर्स को ऑपरेट करने का काम, कमांड देने का काम, कंट्रोल करने का काम ए गेट यूनिट के ऊपर होता है। और जो ए गेट यूनिट होता है ये APS के सारे डेटा को बेसिकली स्टोर करके भी रखता है, इन केस अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो ऐसे केस में जो डेटा है उसको डाउनलोड किया जाता है ईथरनेट पोर्ट के थ्रू, और फिर उसके बाद जितने भी जो सिग्नल्स है, सारे सिग्नल्स का जो स्टेटस होता है वो ए गेट यूनिट के पास होता है। सारे सिग्नल्स, जैसे कि कौन से रिसीविंग सिग्नल है, कौन से ट्रांसमिटिंग सिग्नल है, सारे सिग्नल का जो स्टेटस होता है ए गेट यूनिट के पास होता है। और साथ ही साथ जो ए गेट यूनिट है TCMS के साथ भी कम्युनिकेट करता है, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो APS है बेसिकली नॉर्मली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, APS में किसी तरह का फॉल्ट आया है या नहीं आया है। तो ये सब हमें पता चलता है TCMS यूनिट में। TCMS सिस्टम है जिसे बेसिकली ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम भी बोला जाता है, ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम भी बोला जाता है। तो TCMS ये सेम यहाँ पर भी वही लिखा है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो जो TCMS है ये क्या है? ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम। जो TCMS होता है इसका जो ये सारे जो सब सिस्टम्स होते हैं ट्रेन के, उसके साथ कम्युनिकेट करने का काम, सारे सब सिस्टम को कंट्रोल करने का काम, मॉनिटरिंग करने का काम करता है TCMS, राइट। TCMS में भी फॉल्ट हो सकता है। अगर TCMS में अगर फॉल्ट आ गए तो ऐसे केस में जो TCMS है बाकी सब सिस्टम को कैसा मॉनिटर करेगा, कंट्रोल करेगा, कमांड करेगा, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये इन्वर्टर मॉड्यूल के बारे में ऑलरेडी हमने बात किया है। फिर उसके बाद अभी बात कर लेते 3 फेस फैन मोटर के बारे में। तो अभी बात करते 3 फेस मोटर फ़ैन के बारे में। तो यहाँ पर नाम से पता चल रहा है फ़ैन मोटर, या फिर बोल सकते हैं मोटर फ़ैन। तो ये मोटर फ़ैन हमने क्यों लगा के रखा है, फ़ैन काय के लिए लगा के रखा है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पर ये जो SIV है, या फिर बोल सकते हैं जो APS सिस्टम है, APS सिस्टम है स्पेसिफिकली यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? SIV के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो SIV है इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया SIV, इसमें हमें अलग अलग कुछ इस तरीके से कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा है। इन्वर्टर कंपार्टमेंट, बैटरी चार्जर कंपार्टमेंट, फिर उसके बाद यहाँ पर ये आउटपुट कंपार्टमेंट, शॉर्ट सप्लाई कंपार्टमेंट। तो यहाँ पर ये हमें अलग अलग कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो अलग अलग कंपार्टमेंट है इसे हमें क्या करना होता है? कूल एयर को सर्कुलेट करना होता है। तो ये कूल एयर को सर्कुलेट करने के लिए हमने लगा के रखा है 3 फेस फ़ैन मोटर, 3 फेस फ़ैन मोटर। तो ये 3 फेस फ़ैन मोटर ये बेसिकली 415 वोल्ट 3 फेस पावर सप्लाई पर काम करती है। फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़। जो फंक्शन है मोटर फ़ैन का ये है कि कूल एयर को सर्कुलेट करना SIV के अलग अलग कंपार्टमेंट में, राइट। तो यही है बेसिकली 3 फेस फ़ैन मोटर का काम। इस 3 फेस पे चलते हैं, 415 वोल्ट वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़, और इसका काम क्या है? इसका जो काम है बेसिकली SIV के जो अलग अलग कंपार्टमेंट है उसमें एयर को सर्कुलेट करना। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें DC फ़ैन, अभी ये DC फ़ैन की क्या रिक्वायरमेंट है? DC फ़ैन वर्क ऑन कंट्रोल पावर सप्लाई। जो DC फ़ैन है ये बेसिकली कंट्रोल सप्लाई पर काम करती है, कंट्रोल पावर सप्लाई पर। इसका जो काम होता है ये क्या काम होता है? इट वर्क इज़ टू सर्कुलेट द एयर इनसाइड द मॉड्यूल, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 3 फेस मोटर फ़ैन, 3 फेस मोटर फ़ैन और यहाँ पर ये DC फ़ैन, दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर ये जो 3 फेस मोटर फ़ैन हमने जो कंसिडर किया है ये अलग अलग कंपार्टमेंट में एयर को सर्कुलेट करने का काम करेगी। यहाँ पर ये जो SIV का जो अलग अलग जो कंपार्टमेंट है, SIV के अलग अलग कंपार्टमेंट में एयर को सर्कुलेट करने का काम करेगी। जैसे कि इन्वर्टर मॉड्यूल में एयर को सर्कुलेट करेंगी, बैटरी चार्जर मॉड्यूल में एयर को सर्कुलेट करेंगी, एयर इनलेट यहाँ पर ये जो आउटपुट कंपार्टमेंट है यहाँ पर एयर को सर्कुलेट करेंगी। बट यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो मॉड्यूल है इसके अंदर भी तो कंपार्टमेंट हो गए। अब ये मॉड्यूल के अंदर का जो कंपार्टमेंट है उसको एयर सर्कुलेट करने के लिए हमने बेसिकली क्या लगा के रखा है? DC फ़ैन। यहाँ पर ये जो DC फ़ैन होता है इसके ये बेसिकली सबसे पहले कंट्रोल सप्लाई पर काम करता है DC फ़ैन, राइट। और इसका काम क्या होता है? बेसिकली मॉड्यूल के अंदर एयर को सर्कुलेट करने का। इट वर्क इज़ टू सर्कुलेट द एयर इनसाइड द मॉड्यूल।
अब जो डीसी फ़ैन है ये बेसिकली कंट्रोल होता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर पर, और ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर के थ्रू जो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई जो जनरेट होती है उसके थ्रू हम लोग डीसी फ़ैन को कंट्रोल करने का काम करते हैं, राइट। तो इसका काम क्या होता है, मॉड्यूल के अंदर एयर को सर्कुलेट करने का काम करता है डीसी फ़ैन, और साथ ही साथ ये कितने वोल्ट पर काम करता है, 24 वोल्ट डीसी पर काम करता है। और ये 24 वोल्ट डीसी कैसा जनरेट होता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर के थ्रू, राइट। फिर उसके बाद है हमारे पास फेस रेफरेंस ट्रांसफॉर्मर। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, करंट सेंसर है, सर्ज अरेस्टर है, प्री चार्ज कॉन्टैक्टर है, चार्जिंग रेसिस्टर है, मेन कॉन्टैक्टर है। तो अभी हम लोग सबसे पहला ये 3 कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्री चार्ज कॉन्टैक्टर। अब ये प्री चार्ज कॉन्टैक्टर का क्या काम होता है, प्री चार्ज कॉन्टैक्टर प्रेजेंट इन इनपुट सर्किट। जो प्री चार्ज कॉन्टैक्टर ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनपुट सर्किट में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट मिलेंगी। इनपुट सर्किट यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये बेसिकली इनपुट सर्किट स्टेज, यहाँ पर ये शॉर्ट सप्लाई यूनिट, ये है इनपुट सर्किट स्टेज। तो यहाँ पर ये जो इनपुट सर्किट स्टेज है, यहाँ पर हमने क्या लगा के रखा है, प्री चार्ज कॉन्टैक्टर लगा के रखा है। तो प्री चार्ज कॉन्टैक्टर प्रेजेंट इन इनपुट सर्किट। अभी जो प्री चार्ज कॉन्टैक्टर है इसको कितना वोल्टेज मिलता है, 110 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलती है। अब ये प्री चार्ज कॉन्टैक्टर का काम क्या होता है, यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि जो डीसी सप्लाई जो बैटरी से हमें जो मिल रही है उसका कहाँ एप्लीकेशन हमें दिखाई दे रहा है। तो जो प्री चार्ज कॉन्टैक्टर है यहाँ पर भी हम लोग 110 वोल्ट डीसी सप्लाई का यूज़ कर रहे हैं जो कि हमें बैटरी से मिल रही है। अभी जो प्री चार्ज कॉन्टैक्टर होता है ये क्या करता है, जो कैपेसिटर बैंक होता है उसे चार्ज करने का काम करता है जब हमारी सर्किट इनिशिएट होती है। जब हमारी सर्किट स्टार्ट होती है तो ऐसे केस में जो कैपेसिटर बैंक है उसको चार्ज करने का काम करता है प्री चार्ज कॉन्टैक्टर। और जो प्री चार्ज कॉन्टैक्टर है कैपेसिटर बैंक को कितने वोल्टेज तक के चार्ज करता है, 576 वोल्ट डीसी तक के चार्ज करता है। तो यहाँ से हमने समझा प्री चार्ज कॉन्टैक्टर ये 110 वोल्ट डीसी सप्लाई पर काम करता है। और ये जब हमारी सर्किट स्टार्ट होती है, एसआईवी सर्किट जब स्टार्ट होती है, जब हमारी ट्रेन स्टार्ट होती है तो एसआईवी सर्किट स्टार्ट होती है। तो जब हमारी सर्किट स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है, तो ऐसे केस में जो कैपेसिटर बैंक है उसको चार्ज करने का काम करता है प्री चार्ज कॉन्टैक्टर। और ये प्री चार्ज कॉन्टैक्टर बेसिकली कैपेसिटर बैंक को चार्ज करने का काम करता है अप टू 576 वोल्ट डीसी। कितने तक के चार्ज करेगा, 576 वोल्ट डीसी तक के। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, चार्जिंग रेसिस्टर। अब ये चार्जिंग रेसिस्टर क्या काम करेगा, चार्जिंग रेसिस्टर इज प्रेजेंट अलॉन्ग विथ प्री चार्जिंग कॉन्टैक्टर। ये जो प्री चार्जिंग कॉन्टैक्टर है इसके साथ चार्जिंग रेसिस्टर भी लगा होता है। यहाँ पर ये जो चार्जिंग रेसिस्टर होता है इसका क्या काम होता है, टू लिमिट द इनरश करंट एट स्टार्टअप। चार्जिंग रेसिस्टर रिड्यूस स्टार्टिंग करंट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जब भी हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम स्टार्ट होता है, ये हम लोग वीएसी में भी पढ़ेंगे जब हम लोग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तभी हम लोग बात करेंगे जो कंप्रेसर है। जब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो ऐसे केस में हाई अमाउंट ऑफ इनरश करंट जनरेट होता है, राइट। तो जो इनरश करंट होता है इसे हमें क्या करना होता है, लिमिट करना होता है। और ये हाई अमाउंट ऑफ इनरश करंट की वजह से होता है क्या, पावर कंजम्पशन ज़्यादा चले जाता है। पावर कंजम्पशन ज़्यादा चले जाता है तो इसी रीज़न की वजह से हम लोग बेसिकली इन्वर्टर बेस्ड सिस्टम यूज़ करते हैं वीएसी पैनल में, राइट। जिसके वजह से होता है कि जो पावर कंजम्पशन होता है वो कम से कम होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बट यहाँ पर हमें समझना क्या है, जब भी हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है तो ऐसे केस में हाई इनरश करंट जनरेट होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल है, हमने ट्रांजिएंट एनालिसिस में भी पढ़ा है, स्विचिंग एनालिसिस में भी पढ़ा है। जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है मतलब स्विच ऑन होता है, स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन से स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन में जाता है, तो ऐसे केस में होता क्या है, हाई अमाउंट ऑफ करंट जनरेट होता है, इनरश करंट जनरेट होता है। अब ये जो इनरश करंट होता है इसे हमें क्या करना होता है, लिमिट करना होता है। तो इनरश करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं चार्जिंग रेसिस्टर। तो जो चार्जिंग रेसिस्टर होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं प्री चार्ज कॉन्टैक्टर के साथ। और ये जो चार्जिंग रेसिस्टर होता है ये क्या करता है, जो इनरश करंट होता है उसे लिमिट करने का काम करता है जब हमारी सर्किट स्टार्टअप होती है, जब हमारा एसआईवी स्टार्ट होता है। प्री चार्ज कॉन्टैक्टर क्या करता है, जब हमारी सर्किट स्टार्ट होती है तो कैपेसिटर बैंक को चार्ज करने का काम करता है, 576 वोल्ट डीसी तक के कैपेसिटर बैंक को चार्ज करता है। तो यहाँ पर हमने चार्जिंग कॉन्टैक्टर के बारे में बात किया, प्री चार्ज कॉन्टैक्टर के बारे में बात किया। अभी बात करते हैं मेन कॉन्टैक्टर के बारे में भी। अगर हम लोग देखिए जो मेन कॉन्टैक्टर होता है इसका क्या काम होता है, तो अभी मेन कॉन्टैक्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए फॉल्ट के बारे में थोड़ा बहुत। अगर किसी सेक्शन में अगर फॉल्ट होता है तो जो सेक्शन होता है उसे हमें क्या करना होता है, आइसोलेट करना होता है। वो सेक्शन अगर हम लोग वो सेक्शन को अगर आइसोलेट नहीं करेंगे तो सेक्शन का जो फॉल्ट होगा दूसरे सेक्शन में जाएगा, जिसके वजह से होगा क्या, पूरा जो सेक्शन होगा फॉल्टी हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, मान लेते हैं हमारा जो स्टैटिक इन्वर्टर है उसमें आ जाता है किसी तरीके का फॉल्ट।
और जो स्टैटिक इन्वर्टर है वो क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। तो जो स्टैटिक इन्वर्टर होगा उसे हमें ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट करना होगा। तो मेन कॉन्टैक्टर क्या करेगा, जो स्टैटिक इन्वर्टर है उसे ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट करवा देगा अगर स्टैटिक इन्वर्टर में फॉल्ट आता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर लिखा है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर मतलब स्टैटिक इन्वर्टर। तो स्टैटिक इन्वर्टर में अगर किसी तरह का फॉल्ट आता है, स्टैटिक इन्वर्टर अगर शट डाउन हो जाता है, तो ये जो मेन कॉन्टैक्टर होगा वो क्या करेगा, जो स्टैटिक इन्वर्टर है उसे ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट करवा देगा इन केस ऑफ फॉल्ट। अगर स्टैटिक इन्वर्टर अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ऐसे केस में जो 3 फेज सप्लाई, सिंगल फेज सप्लाई और जो 110 वोल्ट जो डीसी सप्लाई वो क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी, जो कि ये स्टैटिक इन्वर्टर बना रहा था। बट अगर हम लोग देखें इसी को ही हम लोग बोलते हैं डिग्रेडेड मोड। अगर ये SIV अगर फेल हो जाएगा तो ऐसे केस में वो जो APS है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। बट बाकी के जो 2 APS हो गए वो तो काम करेंगे, उनके SIV तो काम करेंगे, बट उन पर जो लोड होगा वो बढ़ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें मेन कॉन्टैक्टर ये कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, जब हमारे SIV में किसी भी तरीके का फॉल्ट नहीं होगा, SIV नॉर्मल काम करेगा, तो ऐसे केस में जो मेन कॉन्टैक्टर होगा वो क्लोज रहेगा और जो प्री चार्ज कॉन्टैक्टर है वो क्या रहेगा, ओपन रहेगा, राइट। बट अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं SIV में फॉल्ट आ गया, SIV में फॉल्ट आ जाएगा तो ऐसे केस में जो मेन कॉन्टैक्टर है ये ओपन हो जाएगा और जो प्री चार्ज कॉन्टैक्टर है क्या हो जाएगा, क्लोज रहेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वही लिखा है, द मेन कॉन्टैक्टर कनेक्ट टू सर्किट आफ्टर प्री चार्ज कॉन्टैक्टर इज ओपन फ्रॉम द सर्किट टिल DC लिंक इज चार्ज अप टू 576 वोल्ट DC लिंक क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। प्री चार्ज कॉन्टैक्टर ओपन एंड लाइन कॉन्टैक्टर इज क्लोज। तो जैसे कि हमने बात किया, जब हमारा लाइन कॉन्टैक्टर क्लोज होगा तो हमारा जो प्री चार्ज कॉन्टैक्टर होगा वो ओपन होगा। कब तक के ओपन होगा, जब तक कि DC लिंक हमारी 576 वोल्ट DC से चार्ज नहीं हो जाती। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो मेन कॉन्टैक्टर है इसमें जो सप्लाई जो जाती है वो कितनी जाती है, 110 वोल्ट DC कंट्रोल सप्लाई जाती है, राइट। और ये जो मेन कॉन्टैक्टर है इसे बेसिकली कमांड कौन करता है, ए गेट कमांड करता है, ए गेट यूनिट कमांड करते हैं। जैसे हमने बात किया इट गेट कमांड फ्रॉम ए गेट यूनिट टू ओपन और क्लोज। जो ए गेट यूनिट है इसके थ्रू मेन कॉन्टैक्टर को कमांड मिलता है ओपन होने का और क्लोज होने का। तो यहाँ पर हमने मेन कॉन्टैक्टर के बारे में बात किया, जो SIV उसे डिस्कनेक्ट कर देगा ड्यूरिंग द केस ऑफ एबनॉर्मलिटीज। यहाँ पर अभी बात करते हैं करंट सेंसर के बारे में। तो जो करंट सेंसर होगा ये क्या करेगा, बेसिकली करंट को सेंस करेगा। इनपुट सर्किट करंट ट्रांसड्यूसर यूज टू मेजर द इनिशियल करंट। करंट सेंसर भी 110 वोल्ट DC सप्लाई पर काम कर रहा है, राइट। तो जो करंट सेंसर होगा ये क्या करेगा, बेसिकली जो इनपुट करंट है उसे क्या करेगा, इनिशियल करंट जो है उसे क्या करेगा, सेंस करने का काम करेगा। इनपुट सर्किट करंट ट्रांसड्यूसर यूज टू मेजर द इनिशियल करंट। तो जो करंट सेंसर है एक तरीके का ट्रांसड्यूसर है जो कि क्या करेगा, इनिशियल करंट को सेंस करने का काम करेगा। और ये जो करंट सेंसर होता है 110 वोल्ट DC सप्लाईज पर काम करता है। और ये बेसिकली ये जो करंट सेंसर होता है ये एक तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है APS सर्किट को। द फंक्शन ऑफ दिस करंट ऑफ दिस CT इज टू मेजर द करंट एंड सेंड सिग्नल टू द गेट, ए गेट यूनिट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वही है, ये जो करंट सेंसर है क्या करेगा, जो इनिशियल करंट है उसे सेंस करने का काम करेगा। और ये 110 वोल्ट DC कंट्रोल सप्लाई पर काम करता है। और ये करंट सेंसर इनिशियल करंट को सेंस करके क्या कर लेगा, ये जो करंट सेंसर है इनिशियल करंट को सेंस करके जो APS सर्किट है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें हमारे पास है सर्ज अरेस्टर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सर्ज अरेस्टर होता है ये क्या करता है, जो इनपुट सर्किट होती है, यहाँ पर ये जो SIV इसकी जो इनपुट सर्किट है, SIV की जो इनपुट सर्किट होती है उसे क्या करेगा, बेसिकली सर्ज से प्रोटेक्ट करेगा। इट इज़ यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनपुट सर्किट में अगर किसी तरीके का अगर सर्ज आता है, राइट, तो ऐसे केस में उसको प्रिवेंट करने का, सर्ज को प्रिवेंट करने का काम कौन करेगा, सर्ज अरेस्टर। इट इज़ प्रेजेंट इन इनपुट सर्किट। ये जो सर्ज अरेस्टर होता है इनपुट सर्किट में प्रेजेंट होता है टू डंप आउट द इनकमिंग सर्जेस। जो इनकमिंग सर्जेस SIV में अगर कोई इनकमिंग सर्ज आएगा तो उसको बेसिकली एलिमिनेट करने का काम या फिर बाईपास करने का काम कौन करेगा, सर्ज अरेस्टर करेगा। इट विल प्रोवाइड वेरी लो रेसिस्टेंस पार्ट टू इनपुट वोल्टेज सर्जेस। तो ये जो सर्ज अरेस्टर होता है लो रेसिस्टेंस पार्ट प्रोवाइड करता है इनपुट वोल्टेज सर्ज को। happens due to OHE fluctuation panto bouncing, the input surge will be grounded through arrestor unit in APS। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिंपल वर्ड में जो सर्ज अरेस्टर होता है ये क्या करता है, जो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है इनपुट वोल्टेज सर्ज से। अभी यहाँ पर ये जो सर्जेस जो आते हैं किसके वजह से आते हैं, OHE की वजह से आते हैं। OHE में जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है उसके वजह से सर्ज आते हैं, पैंटो के बाउंसिंग की वजह से आते हैं। अब यहाँ पर ये जो सर्ज अरेस्टर होता है, जो सर्जेस होते हैं वोल्टेज सर्जेस उसे बेसिकली ग्राउंड कर देता है, राइट। जो इनकमिंग वोल्टेज सर्जेस होते हैं उसे ग्राउंड कर देता है।
और ये एपीएस यूनिट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। 2-3 चीज़ें हमें याद रखना है। एपीएस यूनिट को बेसिकली वोल्टेज सर्ज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और ये जो वोल्टेज सर्ज है ये बेसिकली ओएचई के वोल्टेज फ्लक्चुएशन से आता है, पेंटो के बाउंसिंग के वजह से आता है, राइट। तो ये सर्ज एरेस्टर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है एपीएस सिस्टम को। तो यहाँ पर जितने भी जो हमें जो इक्विपमेंट्स जो मिल रहे थे एसआईवी में, उसके बारे में हमने बात किया। नाम से ही पता चल रहा है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर क्लियर होगा तो हमें पता है सर्ज अरेस्टर क्या करता है। बेसिकली सर्जेस को जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज सर्ज, उसको अरेस्ट करने का काम करता है, उसे बाईपास करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारा जो एपीएस सिस्टम होगा, जो एसआईवी होगा स्पेसिफिकली, वो हमारे स्विचिंग सर्ज से या जो वोल्टेज सर्ज है उसे क्या, वोल्टेज सर्ज से क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। करंट सेंसर के बारे में हमने बात किया, डीसी फैन के बारे में बात किया, 4 क्वाड्रेंट चॉपर के बारे में बात किया, मोटर के बारे में बात किया। तो ये सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अलग अलग यूनिट्स होती है किसमें, एसआईवी में, स्टैटिक इन्वर्टर में। अभी एक और एक यूनिट रह गई है जो कि बेसिकली शॉर्ट सप्लाई, जिसके बारे में हमें बात करना है। यहाँ पर ये फिगर में अगर हम लोग देखें, ये फिगर में हमें शॉर्ट सप्लाई यूनिट दिखाई दे रही है, शॉर्ट सप्लाई यूनिट, इसके बारे में हमें आगे बात करना है। तो अभी हमें बात करना है शॉर्ट सप्लाई के बारे में। तो यहाँ पर की जो शॉर्ट सप्लाई होता है एक तरीके से 3 फेस एक्सटर्नल सप्लाई होता है जो कि हम लोग ट्रेन को प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो शॉर्ट सप्लाई होता है बेसिकली ट्रेन क्यूबिकल के दोनों साइड में लगा होता है। 2 शॉर्ट सप्लाई की सॉकेट हमने ट्रेन में प्रोवाइड किया है जो कि दोनों साइड में लगी है हमारे ट्रेन के, राइट। अभी शॉर्ट सप्लाई का काम क्या होता है, शॉर्ट सप्लाई अगर हम लोग देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बैटरी चार्जर है और जो 3 फेज़ लोड है इसे पावर प्रोवाइड करने का काम करती है। एक एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं, हमारी जो ट्रेन है वर्कशॉप में आ गई। अभी जो वर्कशॉप है यहाँ पर ओएचई अवेलेबल नहीं है। ओएचई अगर अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में जो ट्रेन होगी उसको हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि बैटरी से स्टार्ट करेंगे। बैटरी से अगर हम लोग ट्रेन को अगर स्टार्ट कर भी देते तो ऐसे केस में क्या 3 फेज़ लोड को हम लोग बैटरी से स्टार्ट कर सकते हैं। 3 फेज़ लोड को हम लोग बैटरी से स्टार्ट नहीं कर सकते। मान लेते जो एसी पैनल है उसका कुछ मेंटेनेंस का काम था, एसी पैनल में हमने मेंटेनेंस किया। मेंटेनेंस करने के बाद जो एसी पैनल है उसे हमें क्या करना है, चेक करना है। तो एसी पैनल को हमें चेक करना है, और एसी पैनल तो हमारा 3 फेज़ 415 वोल्ट पर चलता है। तो ऐसे केस में ये 3 फेज़ 415 वोल्ट हमें कहाँ से मिलेगा, शॉर्ट सप्लाई से मिलेगा, जो कि एक तरीके से एक्सटर्नल सप्लाई है। अभी यहाँ पर ये जो शॉर्ट सप्लाई ये बेसिकली जो बैटरी चार्जर है उसको भी चार्ज करने का काम करती है। यहाँ तक कि अगर हम लोग देखें, अगर ट्रेन की बैटरी पूरी तरीके से अगर डिस्चार्ज हो जाती है और अगर हम लोग ट्रेन में शॉर्ट सप्लाई लगाते हैं तो उसके बाद जो स्टैटिक इन्वर्टर है, जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर है, उसको हम लोग स्टार्ट भी कर सकते हैं, राइट। और जो शॉर्ट सप्लाई इसमें बेसिकली हमें किस तरीके से सप्लाई मिलती है, 3 फेज़ सप्लाई मिलती है और एक न्यूट्रल मिलता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें शॉर्ट सप्लाई में हमें बेसिकली 3 फेज़ सप्लाई मिलती है और ये एक न्यूट्रल मिलता है। और ये जो शॉर्ट सप्लाई होती है ये बेसिकली 3 फेज़ लोड को पावर प्रोवाइड करने का काम करती है स्पेसिफिकली, और बैटरी चार्जर को भी पावर प्रोवाइड करने का काम करती है। ट्रेन की बैटरी अगर पूरी तरीके से अगर ड्रेन भी हो जाती है तो हम लोग शॉर्ट सप्लाई लगा के जो ट्रेन में जो कन्वर्टर है उसको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे पास 3 फेज़ लोड कौन कौन से हैं। एसी पैनल ये है हमारा 3 फेज़ लोड। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो ट्रांसफार्मर ब्लोअर है ये भी एक तरीके से 3 फेज़ लोड है। फिर उसके बाद जो कंप्रेसर होता है ये भी एक तरीके से क्या है, 3 फेज़ लोड है। तो 3 फेज़ लोड को हम लोग 3 फेज़ पावर कैसा प्रोवाइड करेंगे, अगर हमारी ट्रेन बंद होती है तो एसआईवी भी बंद होगा। अगर एसआईवी अगर बंद है तो 3 फेज़ पावर नहीं मिलेगा, राइट। तो ऐसे केस में 3 फेज़ पावर अगर हमें चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सप्लाई का यूज़ करते हैं, जो कि ट्रेन को 3 फेज़ पावर प्रोवाइड करने का काम करती है। और जो 3 फेज़ सिस्टम पर जो लोड जो काम कर रहे होते हैं वो लोड को हम लोग चेक कर सकते हो, जो लोड है उसको हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है शॉर्ट सप्लाई का।